पिछला चैप्टर था हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उस चैप्टर में हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए थे। तो माइकल फराडे और ओरिस्टेड जैसे साइंटिस्ट इन्होंने ये बात को प्रूव किया कि नेचर में सिमेट्री है। यानी अगर हम लोग करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लोग करंट को भी बना सकते, यानी उल्टा। पहले हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट बनाएंगे। तो ये फिनोमिना जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट बनाते, ये कहलाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता? तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब जब हम किसी भी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती वो कहलाता उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने एक सर्कुलर सरफेस लिया है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे है। तो इस सर्कुलर सरफेस से क्या हो रही बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वो कहलाएगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैंने पहला केस यहाँ पे लिया जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। देखो ना बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। यानी पैरेलल है। अगर नजदीक आते तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ती थी, दूर जाते तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घटती थी। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस ना ही बढ़ रहा और ना ही घट रहा। इसका मतलब ना ही इनकी ताकत कम हो रही और ना ही इनकी ताकत बढ़ रही। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब बेटा जो फ्लक्स है, फ्लक्स के बारे में कुछ बातें याद रखो। फ्लक्स सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास साइन है। बट इट हैज साइन। स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसके पास साइन है। दूसरा, हम लोग इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी डॉट ए। यहां पर बी क्या है बेटा, बी तो सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। और ए क्या है, एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, जैसा इसके हमने बोले कि इसकी ये जो एरिया है जिसको हमने येलो कलर से बनाए, ये कितनी है, ए है। और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है 2D ऑब्जेक्ट के लिए। 2D ऑब्जेक्ट बोले तो जैसा कि बेटा ये एक ये डिस्क हो गई 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट के लिए बेटा जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस को क्या रहती है, परपेंडिकुलर। अब सरफेस को परपेंडिकुलर तुम राइट में ही बना सकते हैं और परपेंडिकुलर तुम लेफ्ट में ही बना सकते हैं। जैसा बनाना है वैसा बना लो। और 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर सरफेस को क्या रहती है, परपेंडिकुलर। लेकिन हमेशा हम उसको ऐसा बनाते हैं कि हम उससे कहाँ पर आए, बाहर आए, अंदर ना जाए। देखो कहाँ पे आए, बाहर आए। ठीक है बेटा, तो इसकी एरिया वेक्टर बना लेते हैं हम लोग। तो देखो इस सरफेस की एरिया वेक्टर हमने रेड कलर से बनाया, ये इसकी एरिया वेक्टर है। ये रेड कलर एरिया वेक्टर, ये पर्पल कलर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं बी डॉट ए, यानी बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा तुमको देखो, हम फ्लक्स को अभी बी ए cos थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी ए cos थीटा। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा। ठीक है, देखो जरा आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है और एरिया ऐसी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मैं एरिया के दो कंपोनेंट करता, देखो बेटा,
एक कंपोनेंट अलोंग बी और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक है, वैसे बेटा देखो फिर से, ये बी है और ये ए है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब बेटा मैं बी के दो कंपोनेंट कर रहा, एक कंपोनेंट ए के अलोंग, ये देखो ये वाला कंपोनेंट ए के अलोंग है, और एक कंपोनेंट ए को परपेंडिकुलर, एक ए के अलोंग और एक ए को परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो फ्लक्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ क्या लिखा है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा एरिया का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। और अगर और भी अच्छा लिखना है सही तरीके से तो हम इन पे वेक्टर बनाते हैं और इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ऐसा बोल सकते हैं। या तो फिर देखो फ्लक्स को हम लोग बोल सकते हैं एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, तो मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। या तो फिर हम लोग बोलेंगे एरिया का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के अलोंग है। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा देखो, जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या आया बी ए कॉस थीटा। अब अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो याले केस के अंदर बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थीटा 90 है। और तो यहाँ पे हम लोग cos 90 लिखेंगे, cos 90 कितना होता, जीरो होता। ठीक है बेटा, अगर थीटा अक्यूट है, थीटा अक्यूट है, तो बेटा थीटा अक्यूट है तो थीटा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर थीटा ऑप्ट्यूज है, ऑप्ट्यूज है तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, तो फ्लक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हमने बोले कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसके पास साइन है, ये जीरो भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता। इसमें एक केस और जोड़ लेते हैं हम लोग, अगर थीटा 0 या 180 है, यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 0 आएगा, और एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा कितना आएगा, 180। तो फ्लक्स की बेटा ये क्या आएंगी, मैक्सिमम वैल्यू आएंगी। ठीक है क्या नहीं, क्योंकि cos 0 और cos 180 की क्या होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होती है। cos की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, 0 और 180 पे होती है, तो इसकी फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएंगी प्लस बी ए और 180 पे वैल्यू आएंगी माइनस बी ए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़े कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अक्यूट है
तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर ऑप्ट्यूज है तो फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव। और यदि बेटा दोनों पैरेलल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो उस समय फ्लक्स अगर पैरेलल है तो फ्लक्स आएगा बी ए, और एंटी पैरेलल है तो फ्लक्स आएगा माइनस बी ए। ठीक है। अब बेटा ये फ्लक्स तो हमने कैलकुलेट करना सीखे किसके लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन क्या हो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। सेकंड केस लेते हैं हम, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यहाँ पे एरो के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा, कम ज्यादा हो रहा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी क्या होंगी, कम ज्यादा होंगी। तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। या तो फिर थीटा भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। थीटा क्या होता था बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि देखो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसी आएंगी, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसी आएंगी, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसी आएंगी। तो देखो बेटा ये जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो इस समय हम लोग फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा इस समय हम लोग फ्लक्स अब डायरेक्ट बी डॉट ए से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी एरिया कंसिडर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारा सरफेस था इसको छोटी छोटी एरिया में डिवाइड कर देंगे और कोई भी एक छोटी एरिया को कंसिडर कर लेंगे। तो देखो जैसा मैंने ये छोटी एरिया कंसिडर कर लिया, ये छोटी एरिया कंसिडर कर लिया, ये इसकी एरिया वेक्टर है, ये छोटी सी एरिया डी है, ये इसकी एरिया वेक्टर, ये इनके बीच का एंगल थीटा। अब मैं इस छोटी सी एरिया का फ्लक्स निकाल लूंगा डी फाई, छोटी सी एरिया का फ्लक्स निकालता है डी फाई। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने लिया बी, और यहाँ की एरिया क्या थी, डी ए। तो बी और डी ए का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं दोनों साइड को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। दोनों साइड को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, बी डॉट डी ए। ठीक है बेटा। अब बेटा जो फ्लक्स है, फ्लक्स जैसा मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, और बेटा इसके दो यूनिट है, एक यूनिट है वेबर और एक यूनिट है मैक्सवेल। एक यूनिट है बेटा इसका वेबर और दूसरा यूनिट है मैक्सवेल। वेबर का सिंबल डब्ल्यू बी और मैक्सवेल का सिंबल एम एक्स। जो वेबर है ये बेटा इसका एसआई यूनिट है, और जो मैक्सवेल है ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना, 1 वेबर इक्वल 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है बेटा। तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स था बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स का यूनिट क्या है बेटा, वेबर है। ऐसा यूनिट की बात करूं तो वेबर है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर बेटा मैं बी को 1 कर दूं, बी को 1 टेस्ला कर दूं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, और कॉस थीटा को भी 1 कर दूं, कॉस थीटा 1, यानी थीटा कितना कर दूं, 0। थीटा कितना कर दूं, 0। और थीटा 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो देख बेटा, जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है। देख ये वाले सिचुएशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, पैरेलल हो गए।
तो थीटा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा एरिया वेक्टर जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, लेकिन देख जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा 1 वेबर का ऐसे डेफिनेशन बनता कि 1 वेबर is the magnetic flux linked with the surface of area 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी एरिया कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, और इसको हमने कहाँ पे हेल्ड करे, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की। तो 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ठीक है, और ये सरफेस जो है ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हेल्ड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेल्ड नॉर्मली टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। यानी क्या करो, एक सरफेस लो, इसकी एरिया कितनी होनी चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए 1 टेस्ला, और इसको मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रखना चाहिए, परपेंडिकुलर रखना चाहिए। या जो इसकी एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 1 वेबर। क्या क्लियर है बेटा? बेटा बात समझ में आई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से लिंक्ड रहता। तो किसी भी सरफेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती वो कहलाता उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं बेटा बी डॉट ए से, यानी बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो हम फ्लक्स को बोल सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड और एरिया के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो बी के अलोंग है, या एरिया का मैग्नीट्यूड और बी के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, अब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन उसके पास क्या है, साइन है। अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, थीटा अक्यूट है तो फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव। थीटा 0 या 180, अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे पैरेलल, थीटा 180 है तो दोनों कैसे एंटी पैरेलल, या लेके इसमें फ्लक्स हो जाएगा बी ए और माइनस बी ए। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या फिर थीटा कांस्टेंट नहीं है तो बेटा हम लोग फिर फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा सरफेस था, ये पूरा सरफेस था हमारा, हम इसको क्या करते हैं छोटी छोटी एरिया में बांट देते और एक कोई भी छोटी एरिया डी ए को उठा लेते और उस छोटी एरिया डी ए का फ्लक्स निकालते डी फाई। फिर पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। बेटा फ्लक्स के दो यूनिट है, एक वेबर और एक मैक्सवेल। जो वेबर है वो एसआई यूनिट है, मैक्सवेल सीजीएस यूनिट है। 1 वेबर इक्वल 10⁻8 मैक्सवेल। तो देखो बेटा फ्लक्स का यूनिट क्या था, वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को 1 कर दूं, एरिया को 1 कर दूं, कॉस थीटा को 1 कर दूं, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 1। तो बेटा 1 वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड, जिसकी एरिया कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, जिसको 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और कैसा रखा है कि भाई इसकी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, और जो सरफेस है ना, जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या बेटा क्लियर है सबको? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। बेटा माइकल फैराडे ने एक ऐसी वायर ली है, कॉपर की वायर, इससे ऐसे कॉइल बनाए, ऐसे कॉइल बनाए। ठीक है, और ये कॉइल के दोनों एंड को किससे जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा। अब उन्होंने क्या करे, उस कॉइल के पास बेटा एक मैग्नेट को लाके रख दिए।
ठीक है, ये बार मैग्नेट को लाके रख दिया। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़े कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटे से छोटे करंट को भी क्या करता, मेजर करता। तो पहले उन्होंने क्या देखे कि जब तक दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन समझता ना, रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम बना है तो हम बोलेंगे उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और यदि कॉइल और मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा तो हम बोलेंगे उनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। ठीक है, तो जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है, तो देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट भी नहीं था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन लाए। रिलेटिव मोशन इन्होंने क्या करे, कॉइल को रेस्ट में रखे, कॉइल को रेस्ट में रखे, और जो मैग्नेट था, मैग्नेट को कॉइल से क्या करे, एक बार कॉइल के नजदीक लेके गए, देखो ऐसा, एक बार नजदीक लेके गए जैसा सेकंड डायग्राम में दिख रहा, और एक बार क्या करे, दूर लेके गए। तो जैसे उन्होंने नजदीक या दूर लेके गए तो बेटा दोनों ही केस में जो गैल्वेनोमीटर था उसने क्या बताया, डिफ्लेक्शन बताया। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन बताया। इसका मतलब कि इसमें करंट क्या हो रहा था, बन रहा था। लेकिन जब वो नजदीक लेके जाता था तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे डायरेक्शन में था, और जब दूर लेके जाता था तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन डिफ्लेक्शन था। तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन कब तक था, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन till there is relative motion between coil and magnet। जब तक रिलेटिव मोशन होता था, जैसा हम उसको नजदीक लेके जा रहे, जब तक वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा, हम जैसे रुक गए वैसा डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। ठीक है, ठीक है। फोर्थ बात, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो ज्यादा रहता था जब मैं मैग्नेट को तेजी से मूव करता था, और कम रहता था जब मैं मैग्नेट को स्लोली मूव करता था। ठीक है बेटा, तो माइकल फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया। माइकल फैराडे का बेटा पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक कॉइल लिए, एक मैग्नेट लिए, दोनों को रेस्ट में रखे, रेस्ट में रखे, मतलब रेस्ट में रखे या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो उस समय जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तो गैल्वेनोमीटर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताता था। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बना। जैसे ही कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन आया, उन्होंने रिलेटिव मोशन कैसा करे, कॉइल को रुका के रखे और मैग्नेट को मूव करे। तो एक बार उन्होंने मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके गए, एक बार दूर लेके गए, तो दोनों केस के अंदर गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन नजदीक लाने पे अगर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हो रहा था तो दूर लेके जाने पे गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा। और ये गैल्वेनोमीटर कब तक डिफ्लेक्शन दिखाता था बेटा, जब तक रिलेटिव मोशन हुआ करता था, जब तक मैं मैग्नेट को नजदीक या दूर लेके आ रहा, जब तक वो डिफ्लेक्ट होता था। जैसे ही मैं इसको नजदीक या दूर लेके जाना बंद करता था, डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता था।
अब ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ करता था कब, जब मैं मैग्नेट को तेजी से मूव करता था, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम होता था जब मैं इसको स्लोली मूव करता था। ठीक है, ये इनका एक पहला एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका रीजन सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो बेटा इसका रीजन आया कि भाई देखो, ये वाली सिचुएशन में, ये वाली पोजीशन देखो, वन वाला डायग्राम, इसमें कितनी लाइन क्रॉस कर रही है बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी लाइन क्रॉस कर रही है बेटा, पांच लाइन क्रॉस कर रही। देखो ऐसी, ऐसे बेटा पांच लाइन क्रॉस कर रही है। अब जब मैं इसको नजदीक लेके आऊंगा बेटा, इसको नजदीक लेके आऊंगा, तो बेटा ये लाइन भी तो उसमें से क्रॉस होंगी, ये लाइन भी तो उसमें से क्रॉस होंगी, ये एक्स्ट्रा लाइन क्रॉस होने लग जाएंगी बेटा। यानी नजदीक लाने पर, जैसे मैंने इसको नजदीक लाया, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। इसका फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब सेकंड केस में मैंने दूर लेके चल गया, दूर लेके चल गया, तो देखो जो कट वाली लाइन थी, जो एकदम कट पे एंटर हमारी कॉइल से पास हो रही थी, अब उसको पास नहीं कर पाएंगे। अब ये पिक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो, पहले फ्लक्स कितना था, पांच, और अब फ्लक्स कितना रह गया बेटा, एक, दो, तीन ही रह गया। तो दूर लेके जाने पे फ्लक्स क्या हो गया, घट गया। तो यहां से फराडे ने कंक्लूड करे कि अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, यानी उसका फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। उसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यदि सर्किट क्लोज है, अगर सर्किट क्लोज है, तो फिर वहां पे हमको करंट भी दिखाई देगा, जैसा याले केस में हो रहा। अगर सिर्फ मैं ऐसी कॉइल ले लेता बेटा, ऐसा कॉइल ले लेता सिर्फ ऐसा, तो बेटा ये जो कॉइल के एंड्स थे, इन एंड्स के बीच में क्या आ जाता था, ईएमएफ आ जाता था। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, क्लोज सर्किट बन गया। और क्लोज सर्किट बन गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो बात समझ में आ रही, माइकल फैराडे ने क्या बोले, जब भी किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, चाहे वो बढ़े या घटे, उसके अंदर उसके जो एंड्स है उनके बीच में क्या आ जाएगा, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और यदि हम उन एंड्स को जोड़ ले, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज पाथ हो जाएगा, तो फिर हमको वहां पे करंट भी बहता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बेटा। तो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। whenever whenever the amount of flux linked with the circuit changes, an EMF get induced in the coil। ठीक है, और यदि वो क्लोज्ड है, अगर वो एंड्स जुड़े हुए क्लोज्ड रास्ता है, तो फिर वहां पे करंट भी हमको दिखाई देगा। देखो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो बेटा माइकल फराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर क्या करे बेटा, ये कॉइल C1 को तो वैसे ही रखे, यहाँ पे क्या हुआ करता था बेटा, बार मैग्नेट। तो उन्होंने क्या करे, बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक दूसरी करंट कैरिंग कॉइल में। ये कॉइल थी बेटा, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं था, ये किससे कनेक्टेड थी, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब उन्होंने क्या करे, जहाँ बार मैग्नेट था वहां पे एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिए। यानी एक कॉइल किससे कनेक्टेड है बेटा, बैटरी से, यानी इसके अंदर क्या है, करंट है। ठीक है, अब वही बेटा, वही जो उनको उन्होंने पहले किए थे वही काम किए, कि क्या करे, दोनों कॉइल के बीच में उन्होंने क्या रखे, दोनों कॉइल रेस्ट में है, या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। तो बेटा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा ये कॉइल का फ्लक्स नहीं है, इसका फ्लक्स है बेटा, इसका फ्लक्स है, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये देखना, ये बैटरी से जुड़ी है, तो ये कहलाएंगी करंट कैरिंग कॉइल। ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो ये क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड,
ये देखो बेटा, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसकी है क्या नहीं। तो इसका फ्लक्स तो है, लेकिन बेटा हमने ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन देखे कि फ्लक्स होना जरूरी नहीं है। फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि इसके अंदर फ्लक्स है, लेकिन ये फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसके वजह से बेटा ये कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं हो रहा। ठीक है, अब वही बात हो गई, मैं नजदीक लेके गया, जैसे मैं याली कॉइल को नजदीक लेके जाऊंगा तो बेटा जो इसका फ्लक्स था वो क्या होगा, बढ़ेगा। दूर लेके जाऊंगा तो जो इसका फ्लक्स है वो क्या होगा, घटेगा। तो बेटा फ्लक्स का बढ़ना और घटना, यानी फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो बेटा इसके जो कॉइल के एंड्स थे, इन एंड्स में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यदि मैं इनको क्लोज कर दूं, जैसा मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, तो बेटा गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन। नजदीक लाने पे गैल्वेनोमीटर अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा, तो भाई दूर लेके जाने पे राइट में डिफ्लेक्ट होगा। ये डिफ्लेक्शन कब तक रहेगा, जब तक दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन खत्म हुआ, वैसे ही गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने सिर्फ क्या करे, पहले वाले केस में हमने यहाँ पे क्या लिए थे, नेचुरल मैग्नेट, और यहाँ पे उन्होंने C2 को क्या ले लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिए। ठीक है बेटा। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा उन्होंने फ्री, बेटा इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने दो कॉइल लिए, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़े और एक कॉइल को बैटरी से जोड़े। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारी करंट कैरिंग कॉइल। अब बेटा क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर तो इनिशियली इसके अंदर क्या था, कोई करंट ही नहीं था, कोई करंट ही नहीं था, तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसका कोई फ्लक्स भी नहीं है। तो बेटा गैल्वेनोमीटर क्या बताता, नो डिफ्लेक्शन। अब बेटा हमने की को क्या करे, प्रेस करे, की को प्रेस करे। ठीक है बेटा, तो चलो एक की को प्रेस करे हमने, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होके इस सर्किट में जो करंट बह रहा, वो करंट कुछ 5 एम्पियर का करंट बह रहा। तो बेटा की के प्रेस करते से ही करंट के डायरेक्ट पास हो जाएगा, नहीं बेटा। जैसा हमने की को प्रेस करे, तो करंट पास होने के लिए कुछ समय लेगा, हालांकि बहुत थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन समय लेगा। देखो ये 0 था, ये 5 एम्पियर होने के लिए बेटा इसने क्या लिया, कुछ समय लिया, ये समय लिया, भले ही बहुत कम समय लिया, लेकिन लिया तो सही ना बेटा। तो इतने समय के लिए करंट क्या हो रहा, बढ़ रहा। इतने समय के लिए करंट क्या हो रहा, बढ़ रहा। अगर करंट बढ़ रहा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट Ni/2a, जहाँ पे n क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या था, करंट, और a क्या था, रेडियस। तो अगर मैं I को बढ़ाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेंगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो स्टार्टिंग में इसका फ्लक्स क्या था, नो फ्लक्स, यानी फ्लक्स क्या था, 0। अब जैसे हमने की को प्रेस करे, तो इसका फ्लक्स क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और ऊपर तो हमने पढ़े ना कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, तो इसका गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, अब हमने की रीजन के अंदर गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा क्या वो लगातार रहेगा, नहीं बेटा। इतने समय के बाद, ये समय के अंदर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि ये समय के लिए देखो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट हो गया, ये जो हमने लिखे ना बेटा, वो पूरी चीजें इतने रीजन के लिए लिखे, इतने रीजन के लिए, इतने। ये रेड वाले रीजन के अंदर तो आई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो बेटा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बताने वाला नहीं है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है।
ठीक है, मोमेंटरली है, यानी सिर्फ एक मोमेंट के लिए आया था, ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्टिव होते दिखाई देगा। और ये वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने बेटा दोनों कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, और ये क्लोज सर्किट था तो यहाँ पे करंट भी आ गया। ठीक है बेटा, तो ये फराडे और हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट है, याद रखना। तो बेटा अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फराडे ने 2 लॉ सजेस्ट करा। फर्स्ट लॉ, उसने क्या बोला, जब भी कॉइल का क्या चेंज होता, फ्लक्स, उस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होता, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहता बेटा, जब तक फ्लक्स में क्या होता, चेंज होता। देखो ना बेटा ऊपर के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने क्या देखे थे कि जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता, यानी तभी तक उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। जैसे रिलेटिव मोशन बंद हुआ वैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ है, whenever the magnetic flux linked with a coil or a loop changes the EMF get induced in it। ठीक है, and this induced EMF lasts as long as the change in flux continues। बेटा हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में यही पढ़े, क्या करंट को बढ़ाओ तो फ्लक्स चेंज हो रहा, रिलेटिव मोशन करो तो फ्लक्स चेंज हो रहा, और जब तक फ्लक्स चेंज होगा जब तक उसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। सेकेंड लॉ बेटा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम। प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई, 1, तो E इक्वल डी फाइव बाई डी टी, सामने माइनस साइन, ये माइनस साइन बेटा हम लोग समझाएंगे तुमको लेंज लॉ में। तो E इक्वल डी फाइव बाई डी टी, और ये कौन सा E है, तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। 11th पढ़े बेटा, पता होगा डी फाइव बाई डी टी यानी इंस्टेंटेनियस। और एवरेज के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, ये एवरेज ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब पढ़े होंगे उसकी चीजें। तो अगर मैं एवरेज की डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं तो क्या बन जाता है, डी फाइव बाई डी टी, और वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या क्लियर है बेटा। तो ये फराडे के 2 लॉ है, ये तो तुम एक्सपेरिमेंट में पढ़े कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और यदि कॉइल या सर्किट क्लोज है तो वहाँ पे करंट भी आएगा। फिर हमने ये भी बताए थे कि जितने तेजी से तो रिलेटिव मोशन करता उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता, यानी कि मैं जो ईएमएफ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, जितना तो उसको तेजी से मूव करेगा उतना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है बेटा।